प्रातः वंदन प्यारे बच्चों। और हमारा टॉपिक चल रहा था संस्कृत की व्याकरण का। तो संस्कृत की व्याकरण में मैंने आपको खंडन व्युत्पत्ति बताई थी संस्कृत की और व्याकरण की। अब उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं, कुछ थोड़ा सा सीख लेते हैं नया। हो सकता है आपको आती हो चीज़ें, लेकिन आप तो ऐसे सीखो जैसे कि मैं जीरो से सीख रही हूँ या सीख रहा हूँ, तो आप अच्छे से सीख पाएंगे। अगर आपके अंदर जरा सा भी ज्ञान है तो उसको और बढ़ाइए। ऐसे नहीं कि हमको तो आता है, हम तो नहीं पढ़ेंगे इसको। आप संस्कृत को बहुत कम पढ़ रहे हैं। आपके कहीं ना 10th तक तो आपकी कंपलसरी है संस्कृत आपको करनी ही है, आरबीएसई में भी और सीबीएसई में। तो हमारी सारी सब्जेक्ट मायने रखती हैं हमारी परसेंट बनाने में, हमें आगे बढ़ाने में। जितनी हिंदी जरूरी है उतनी संस्कृत भी जरूरी है। और उसके बाद में जिनकी इच्छा जैसी होती है वो पढ़ते जाते हैं। तो 12th तक वैसे तो होती है सब्जेक्ट संस्कृत साहित्य के हिसाब से, लेकिन कोई कोई बच्चा नहीं लेते संस्कृत को, लेकिन जो लेते हैं अच्छे से पढ़ो उसको। तो उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए अब हम जानेंगे। तो ये जो 14 लिख रहे हैं आपके सामने, ये नई नई चीज क्या आ गई आपको? ये हैं 14 माहेश्वरी सूत्र। महर्षि पाणिनि ने सुने थे, एक दिन ऐसे वो ध्यान लगा रहे थे तो उन्होंने सुने थे भगवान शिव के द्वारा डमरू बजाया गया, भगवान शिव के द्वारा। तो महर्षि पाणिनि ने उनको सुना, तो उन्होंने उस डमरू को इस तरह से सुना तो उनको ऐसे लगा कि इसमें से 14 स्वर निकले हैं, मतलब 14 अलग अलग तरह की ध्वनियां निकली हैं। तो उन्होंने हर ध्वनि को इस तरह से समझा। तो पहली ध्वनि अयण, दूसरी ऋलृक, एयंग, अयोच, हयवरट, लण, यमगढ़नम, झभया, घड़दस, जवगढ़दस, खप छटत, चटतब, कपय, सससर, हल। ये हमारे 14 माहेश्वर सूत्र हैं। इनसे हम पूरी व्याकरण का ज्ञान जानेंगे। पूरी व्याकरण है जो महर्षि पाणिनि के द्वारा है। संस्कृत की जो व्याकरण हम पढ़ते हैं वो महर्षि पाणिनि के द्वारा रचित है, उसको हम पढ़ते हैं। तो ये हो जाते हैं हमारे यहां से लेकर स्वर। ये हो जाते हैं स्वर। अब आप कहेंगे मैम ये तो स्वरों में नहीं आता, ये नहीं आता। तो ये स्वरों में नहीं आते, लेकिन जो हलंत वाले लास्ट वाले अक्षर हैं हमारे, वो काम के नहीं है। जो वर्ड हमारे लास्ट वाले हैं वो काम के नहीं है। जैसे इसका लोप हो जाएगा, लेकिन ये सूत्रों में इसी तरह से बोले गए हैं, ये तब आपको याद होंगे और ये इसी तरह से बोलने भी हैं। इन सब का लोप कर देंगे हम। रहने हैं आपको जैसे बोलना है, लेकिन सब हमारी वर्णमाला को बनाने के लिए हम पीछे वालों का महत्व नहीं रखेंगे। तो ये हो जाएंगे हमारे स्वर। अ, ई, उ, ये हो गए 3। री, री। संस्कृत वर्णमाला में एक और ये नया स्वर होता है री। ए, ओ, आई, औ। ये हमारे स्वर होते हैं। जो महर्षि पाणिनि हैं, उन्होंने जो व्याकरण रची है उसमें ये स्वर आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो महर्षि पाणिनि के द्वारा जो रचित व्याकरण है उसमें स्वर कितने हुए? 9। और वैसे हम पढ़ते हैं संस्कृत में स्वर होते हैं 13। हिंदी में स्वर होते हैं 11 और संस्कृत में 13। लेकिन वो 4 स्वर कहाँ गए? तो ये इनके 4 स्वर ऐसे बनते हैं। इसका हमको ये ह्रस्व स्वर है, इसका दीर्घ और होता है आ। ये ह्रस्व, इसका दीर्घ ई, ये इसका ऊ, और इसका भी दीर्घ बनता है इस तरह से। तो अब ये हैं 9 और 4 मिलकर 13 हो जाते हैं। तो क्वेश्चन बनता है, आप अपने साथ लिखते जाइए मेरे साथ।
जो महर्षि पाणिनि के द्वारा जो व्याकरण रचित है उसमें स्वर कितने होते हैं? 9। अगर आपको क्वेश्चन ये पूछा संस्कृत वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं? 13। जो पाणिनि के द्वारा रचित वर्णमाला है उसमें 9 स्वर हैं और संस्कृत वर्णमाला में 13 स्वर हैं। क्वेश्चन इसी तरह से बनेगा आपके लिए। और फिर ये हो गए हमारे स्वर। अब आगे के बचेंगे व्यंजन, जिनको संस्कृत में हल कहते हैं। स्वरों को अच कहते हैं, ऐ से लेकर च तक। अच, अच के बीच में जो आ रहे हैं वो स्वर हैं, तो स्वरों को अच भी कहते हैं। संस्कृत में स्वरों को अच कहते हैं। और फिर आएगा हमारा व्यंजन, जिन्हें हल भी कहते हैं। संस्कृत में जिनको हल भी कहते हैं। हल क्यों कहा? ह से लेकर ल तक। आपको ये नहीं बोलना सिर्फ ये वाला हल हो, है से लेकर ल तक। अब है से लेकर कौन से ल तक कौन से आ गए? ये है का 2 बार प्रयोग हुआ है, गिना एक ही बार जाएगा। अलग अलग जगह पर अलग अलग महत्व है। तो य र ल, य र व ल, ये 5वें अक्षर आ गए। हर हमारे जो 4 वर्ग हैं क च ट त प, उसके ये 5वें अक्षर हो गए लास्ट वाले। झ भ, ये सारे हमारे व्यंजन आ जाते हैं। तो ये तो हो गए स्वर और ये है व्यंजन। अभी व्यंजन को मैं आपको पूरा सा लिख के दिखा देती हूँ, ये उतार लेना। स्वर क्या है? क्वेश्चन बना देती हूँ आपको। महर्षि पाणिनि द्वारा रचित व्याकरण में स्वर कितने हो जाएंगे? 9। दूसरा है संस्कृत वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं? हो जाएंगे 13। अब अगला क्वेश्चन आता है हमारा व्यंजन। ये अच कह लो इनको, चा स्वर कह लो, इनको हल कहेंगे या व्यंजन कहेंगे? अब व्यंजनों के बारे में जानेंगे हम। तो व्यंजन हमारे है से ले तक, हल, हलों में जो आ रहे हैं वो सारे व्यंजन हो जाएंगे। व्यंजन में आपको लिखवा देती हूँ कैसे ही, क वर्ग च वर्ग इस तरह से। तो हमारा पहले व्यंजनों के हमारे 3 प्रकार हैं। जो महर्षि पाणिनि के द्वारा जो रचित ये व्याकरण है, इसमें व्यंजनों को 3 भागों में बांटा है। तो पहला है व्यंजनों को व्यंजनों को 3 भागों में बांटा गया है। इसमें पहला आ जाएगा का, दयो, माव, सानाम। का, दयो, माव, सानाम। कैसे लेकर, के आदि से लेकर मैं अवसान, अवसान मतलब लास्ट, अंत उसका, कैसे लेकर मैं तक, ये हो जाएंगे हमारे स्पृष्ट व्यंजन। कादयो मावसनम स्पृष्टः। स्पृष्टः मतलब स्पर्श व्यंजन। तो कैसे लेकर मैं तक स्पर्श व्यंजन। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म।
जाते हैं स्पर्श व्यंजन। तो इसका है कादयो मावसानाम स्पष्टः, क आदि से लेकर मैं तक स्पर्श व्यंजन हो गए। एक व्यंजनों का 3 भेद थे, पहला भेद हो गया, दूसरा है यड़ो अंतस्था, यड़ो अंतस्था। यण प्रत्याहार के शब्द हैं जो अंतस्थ व्यंजन हैं। पहला हो गया स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा ऊष्म व्यंजन। हिंदी में भी बताए थे मैंने आपको, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म व्यंजन। तो इनको संस्कृत में थोड़ा सा ऐसा लगेगा साइंस की सी भाषा, बल्कि बहुत अच्छा लगता है संस्कृत को पढ़ना। आप ऐसे ही पढ़ते जाना, आपको कभी कोई चीज रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपने संस्कृत पढ़ ली तो हिंदी की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इतनी सरल लगने लग जाएगी आपको हिंदी। तो कै आदि से लेकर मैं तक हो गए स्पर्श व्यंजन। अब अंतस्थ आएंगे यण में आने वाले यण। अब यण क्या है? देखो यण, ये और कहीं नहीं, अगर ये पीछे ये आ रहा है तो इसका कोई महत्व नहीं है, इसका लोप कर देंगे। यण, ये से लेकर ले तक, अणे तक, ये हो जाएगा हमारा लण, यण प्रत्याहार बन जाएगा य र व ल। तो यण में कौन से आ जाएंगे? य र व ल, ये बन जाएंगे हमारे यण। निकालना सीखो, आपको ये याद करने पड़ेंगे। अयण, रिल ऋक, एंग, अयोच, हयवरट, लण, यमगणनम, इस तरह से आपको ये याद करने पड़ेंगे और हो जाएंगे। आप बार बार देखेंगे, हो जाएंगे। आज आप यहाँ तक याद करो, थोड़ी देर बाद आप इसको बढ़ाना, ऐसे करके हो जाएंगे। बिल्कुल सरल है संस्कृत, बस जरा सी दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी। तो यण में आ गए हमारे य र व ल। संस्कृत वर्णमाला में इसका क्रम इस तरह से होता है य व र ल। य र ल व तो हिंदी में होता है, तो इस तरह से ये यण हो जाएंगे। ऊपर लिख देती हूँ उनको। ये हो जाएंगे हमारे अंतस्थ व्यंजन। तीसरा आएगा शलो, और ये हो जाएंगे ऊष्म व्यंजन। स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म। ऊष्म व्यंजन आएंगे हमारे शल प्रत्याहार में आने वाले। किन में आ रहे हैं? शल। शल हमारा बन रहा है यहाँ से, श से लेकर ल तक। प्रत्याहार बनाने के लिए हमको पीछे वाले को काम में लेना पड़ेगा, हर किसी में। तो ये हो जाएंगे श, स, ह, ये 4 अक्षर हो जाएंगे शल प्रत्याहार में। तो ये हो जाएंगे हमारे ऊष्म व्यंजन। और ये हो जाती है हमारी वर्णमाला। अचों में आ गए ऐसे लेकर च तक, ऐसे लेकर ये वाले हो गए स्वर, कैसे मैं तक स्पर्श व्यंजन, यड़ो अंतस्था यवरल अंतस्थ व्यंजन, सलोष्माण है, ये हो जाएंगे स सह ऊष्म व्यंजन। इस तरह से आप इनको देख सकते हैं। और ये महीना चल रहा है सावन का, और मेरे जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको विशेष पता होगा कि संस्कृत का इस महीने में क्यों खास जोर रहता है पढ़ने के लिए। तो आप जिन जिन को पता है वो कमेंट करके बताएं कि संस्कृत का ऐसा क्या विशेष महत्व रहता है कि संस्कृत को विशेष रूप से सावन के महीने में पढ़ने पर जोर दिया जाता है। ऐसा क्या आता है संस्कृत के लिए ऐसा इस महीने में,
और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं सबसे पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।